हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 11 झांसी की रानी कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। और इस कविता के माध्यम से कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, उनके संघर्ष, उनकी वीरता, साहस और 1857 की क्रांति के विद्रोह में उनके योगदान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, आपने भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है जरूर सुना होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की वे महान वीरांगना थी और बचपन में उन्हें मनु नाम से जाना जाता था और उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत ही शौक था। और आगे चलकर उनका विवाह जो है वो झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, लेकिन राजा के निधन के बाद, मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत यानी हड़प नीति के चलते उनके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है, तो उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा करना चाहा। तब रानी ने, लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तब उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया और 18 जून 1858 को रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, यानी उनकी मृत्यु हुई। तो आइए इस सुंदर सी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ के अंत में बच्चों कविता के कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, तो आइए एक बार उन्हें देख लेते हैं ताकि कविता को पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो ये देखिए, शब्द संपदा, ठीक है। फिरंगी का अर्थ क्या होता है? अंग्रेज या विलायती। मर्दानी या मर्दाना का अर्थ होता है बहादुर, पुरुषोचित। छबीली या छबीला का अर्थ है सुंदर या तेजस्वी। बर्छी का अर्थ होता है छोटा, भाला। ढाल का अर्थ होता है तलवार या भाले आदि के आघात को रोकने का लोहे का बना कछुए की पीठ जैसा एक साधन। गाथाएं या गाथा का अर्थ होता है कथा या प्रशंसा गीत। अवतार का अर्थ है उतरना, नीचे आना। नीचे आना या किसी देवता या ईश्वर का मनुष्य के रूप में जन्म लेना, ठीक है। नाना का अर्थ है माता का पिता होता है एक तो, ठीक है, या अनेक प्रकार के या कई तरह के। दुर्ग का अर्थ है गढ़ या किला। सुभट रणकुशल योद्धा। विरुद्धावली या विरुद्ध, इसका अर्थ होता है कीर्ति गाथा या विस्तृत यशोगान। विधि का अर्थ है सृष्टि की रचना करने वाला, कार्य करने का ढंग। बिरानी या बिराना का अर्थ होता है पराया। बिसात का अर्थ होता है फैलाव या हैसियत। निपात गिरना या चलाना। बेजार दुखी या उबा हुआ। सन्मुख का अर्थ होता है सम्मुख या जो सामने हो। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला या एहसानमंद। अविनाशी नाश रहित या अक्षय। मदमाती या मदमाता का अर्थ होता है मस्त। स्मारक किसी की स्मृति रक्षा के अभिप्राय से संस्थापित संस्था या भवन, स्तंभ आदि या याद दिलाने वाला, ठीक है, जिसे कहते हैं स्मारक। तो बच्चों, ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। और बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, ठीक है। तो सिंहासन का अर्थ होता है राजगद्दी, ठीक है। राजवंश यानी कि राजा का परिवार। भ्रुकुटी तानी, इसका अर्थ है क्रोध प्रकट करना, ठीक है।
और बूढ़े भारत का यहाँ पर अर्थ है कि लंबे समय से दुखी भारत, जो अंग्रेजों की गुलामी के कारण दुखी था। ठीक है। जवानी का अर्थ है उत्साह और शक्ति या जोश। गुमी हुई आजादी यानी खोई हुई स्वतंत्रता। कीमत यानी महत्व या मूल्य। ठीक है। पहचानी यानी समझी। फिरंगी जैसा कि बताया गया आपको, अंग्रेज या विदेशी शासक। ठीक है। और ठानी का अर्थ है पक्का या दृढ़ निश्चय करना। तो यहाँ सिंहासन हिल उठे से आशय है कि शासकों की जो सत्ता है, उनकी जो गद्दी है, वो संकट में पड़ गई, मुश्किल में पड़ गई। और भ्रिकुटी तानी का अर्थ क्या है कि क्रोध और विरोध प्रकट करना। ठीक है। तो कवित्री यहाँ कहती हैं कि जब भारत में स्वतंत्रता की भावना जागी और वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया, तब अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई थी। राजवंशों और शासकों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध रोष प्रकट किया। ठीक है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो यहाँ भारत को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो कवित्री क्या कहती है कि गुलामी से दुखी भारत में अचानक नया उत्साह और साहस जाग उठा और लोगों में स्वतंत्रता पाने का जोश भर गया। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब लोगों को यह समझ आ गया था कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। और अंग्रेजों की गुलामी में रहकर सबने आजादी का असली मूल्य महसूस किया और उसे वापस पाने की इच्छा उनके अंदर जाग गई। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और भारत के लोगों ने मन में यह पक्का निश्चय कर लिया था कि वे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे और सभी के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प जो है जाग चुका था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 का अर्थ क्या है? वर्ष 1857। ठीक है। और तलवार पुरानी का अर्थ है पुरानी वीरता और संघर्ष का साहस। ठीक है। बुंदेले यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग। ठीक है। और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है झांसी उसी का एक अभिन्न अंग है और इसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसे? झांसी को। हरबोलों का अर्थ है वीरों की गाथाएं गाने और सुनाने वाले लोक गायक। मुंह का अर्थ है मुख या द्वारा, मुख से या मुख के द्वारा। ठीक है। मर्दानी का अर्थ है यहाँ पर पुरुषों जैसी बहादुरी और साहस। और झांसी वाली रानी यानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। तो कवित्री यहाँ कहती हैं कि 1857 की क्रांति में जो भारत की पुरानी वीरता है वो फिर से जाग उठी, चमक उठी। सन 57 में वह तलवार पुरानी थी कि 1857 की क्रांति में भारत की पुरानी वीरता जो है वो फिर से जाग उठी और रानी लक्ष्मीबाई और अन्य वीरों ने अपने साहस से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। और यहाँ पुरानी तलवार जो है वो भारत की वीर परंपरा का प्रतीक है। ठीक है। और आगे कवित्री कहती हैं बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि उन्होंने झांसी की रानी की जो वीरता की कहानी है वो बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी और ये लोक गायक जो हैं वो वीरों की गाथाएं गाकर लोगों में उत्साह भरते थे। ठीक है। और हरबोला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाले लोक गायकों का एक
समुदाय है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण गाथा को अपने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की प्रशंसा की गई है कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बहादुरी से युद्ध किया और वे किसी वीर पुरुष की तरह साहस और शक्ति के साथ लड़ी। जैसे एक वीर योद्धा, एक वीर पुरुष लड़ता है ना रणभूमि में, युद्ध भूमि में, उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी। इसलिए यहाँ कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। तो बच्चों ये वाली जो पंक्तियां हैं ये बार बार आने वाली हैं, ठीक है। तो इनका अर्थ आप अच्छे से एक बार में ही समझ लीजिए कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि हमने झांसी की रानी की वीरता की जो कहानी है वो बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी। और वे लोक गायक वीरों की गाथाएं जो हैं वो गाकर लोगों में उत्साह भरते थे, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया और वे किसी वीर पुरुष की तरह साहस और शक्ति के साथ युद्ध भूमि में लड़ी। अगली पंक्तियां देखिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मुंह बोली बहन का अर्थ होता है बिना रिश्ते के प्रेम से बहन माना गया संबंध, ठीक है। भले ही खून का रिश्ता ना हो लेकिन प्रेम से जो संबंध बन जाता है, ठीक है। तो कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता है, ठीक है। और संतान यानी पुत्र या पुत्री, अकेली यानी एकमात्र, संग साथ, बरछी का अर्थ होता है भाला जैसा हथियार, ठीक है, भाला जो दूर से फेंका जाता है। ढाल रक्षा करने का कवच होता है। कृपाण तलवार। कटारी का अर्थ होता है छोटी तेज छुरी या खंजर। और सहेली यानी मित्र, ठीक है। तो कवित्री यहाँ बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली भी था, उन्हें छबीली भी कहा जाता था। और वे कानपुर के नाना साहब को भाई मानती थी और दोनों में बहुत ही स्नेह और प्रेम था, अपनापन था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम लक्ष्मीबाई था और वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका कोई भी भाई या बहन नहीं थे, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसलिए उनके पिता जो है वो उन्हें बहुत ही प्रेम करते थे। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बचपन में नाना साहब के साथ ही पढ़ती और खेलती थी और दोनों ने साथ साथ शिक्षा प्राप्त की और बचपन में समय साथ में बिताया। और रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही हथियार चलाने का बहुत ही शौक था। वे तलवार, भाला और अन्य अस्त्र शस्त्रों के साथ अभ्यास करती रहती थी और यही हथियार जो हैं वो उनके सबसे प्रिय साथी जैसे थे, कि उनके हथियार ही उनके सखी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी, शिवाजी कौन थे? वो महान मराठा राजा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। गाथाएं यानी वीरता की कहानियां, जबानी याद यानी वीरता की कहानियां मुंह से याद होना, ठीक है। और बाकी ये वही वाली पंक्तियां जो हैं
दी गई हैं, जो मैंने कहा था कि वो बार बार आने वाली हैं। ठीक है, तो वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी कि रानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की बहादुरी की जो कहानियां हैं वो अच्छी तरह याद थी, और इन कहानियों से ही उन्हें साहस, देशभक्ति और युद्ध कौशल की प्रेरणा मिलती थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी, और वे ये गाथाएं गाकर लोगों में उत्साह भरते थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही वीरता से युद्ध किया और एक वीर योद्धा की तरह बहादुरी से लड़ी, इसीलिए उन्हें यहाँ मर्दानी कहा गया है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ठीक है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो मराठा परिवार से थी। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ है धन और सौभाग्य की देवी यानी माता लक्ष्मी। ठीक है, और दुर्गा शक्ति और साहस की देवी यानी माँ दुर्गा। वीरता यानी बहादुरी। अवतार, अवतार का अर्थ है रूप या स्वरूप। मराठे, मराठे यानी कि मराठा वीर और सैनिक। पुलकित होते, पुलकित होते यानी कि अत्यंत प्रसन्न होते, खुश होते। वार का अर्थ है हमला या प्रहार। नकली युद्ध, नकली युद्ध यानी अभ्यास के लिए किया गया युद्ध। व्यू की रचना यानी युद्ध की योजना बनाना, व्यू की रचना यानी युद्ध की योजना बनाना। शिकार का अर्थ है पशुओं का शिकार करना। सैन्य यानी सेना। घेरना, चारों ओर से हमला करना, यानी सेना को चारों ओर से घेर लेना, उन पर हमला कर देना। दुर्ग तोड़ना यानी किले को तोड़ना। और खिलवाड़ का अर्थ है खेल या मनोरंजन। तो इन पंक्तियों में कवित्री जो हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की तुलना देवी लक्ष्मी और दुर्गा से करती हैं कि वे बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और अत्यंत साहसी थी, और ऐसा लगता था मानो वीरता स्वयं उनके रूप में धरती पर आई हो, कि वीरता ने लक्ष्मीबाई के रूप में स्वयं धरती पर अवतार ले लिया हो। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जब मराठा सैनिक रानी लक्ष्मीबाई की तलवारबाजी देखते थे तो वे गर्व और उत्साह से भर जाते थे, यानी रानी के तेज और साहसपूर्ण प्रहार सभी को प्रभावित करते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में रुचि रखती थी, और वे युद्ध का अभ्यास जो है वो करती रहती थी। युद्ध की नीतियां बनाती थी, योजनाएं बनाती थी, और शिकार खेलना भी उन्हें बहुत ही पसंद था, और इससे उनकी बहादुरी और कौशल जो है वो बढ़ता गया। जब वो अभ्यास करती रही तो उससे उनका जो युद्ध कौशल है वो बढ़ता गया। और रानी लक्ष्मीबाई को सेना चलाना, दुश्मनों को घेरना, किलों पर विजय प्राप्त करना बहुत ही पसंद था, और वे ये कार्य उनके लिए खेल के समान थे कि खेल खेल में वो ये सब कर लेती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी, महाराष्ट्र कुल देवी यानी कि महाराष्ट्र के मराठा कुल की पूजनीय देवी। आराध्य यानी पूजनीय, जिसकी पूजा की जाए। और भवानी, भवानी यानी कि देवी दुर्गा का एक रूप। ठीक है, तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है कि वो मराठा परिवार से थी, और मराठा वीरों की तरह वे भी देवी भवानी की पूजा करती थी, कि जैसे मराठा वीर जो हैं देवी भवानी की पूजा करते थे, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई भी देवी भवानी की पूजा करती थी। और देवी भवानी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है, इसलिए रानी को उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती थी। ठीक है, फिर आगे वही पंक्तियां जो हैं वो दोहराई गई हैं। अब अगली पंक्तियां देखिए।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभुट बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। तो यहाँ वीरता का अर्थ है बहादुरी, वैभव धन दौलत शान और समृद्धि, सगाई यानी कि विवाह का संबंध तय होना, ब्याह यानी विवाह, रानी बनाई यानी कि विवाह के बाद झांसी की रानी बनकर आई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। राजमहल यानी राजा का महल, बधाई यानी शुभकामनाएं, छाई यानी फैल गई, सुभुट यानी कि वीर योद्धा, सुभुट वीर योद्धा, बुंदेलो यानी कि बुंदेलखंड के वीर लोग, वृंदावली यानी वीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत या गाथा। ठीक है। तो यहाँ वीरता से आशय क्या है? वीरता से क्या मतलब है? वीरता का अर्थ है लक्ष्मीबाई के साहस से, और वैभव का अर्थ है झांसी राज्य की शान और समृद्धि। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि झांसी में वीरता और वैभव का मिलन हुआ, कि जब रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा गंगाधर राव का विवाह हुआ तो वीरता और वैभव का वहां पर मिलन हो गया। अब झांसी की रानी वीर थी और झांसी के राजा के पास वैभव था, शान थी, समृद्धि थी। ठीक है। तो दोनों का मिलन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनकर राजमहल में आई, और राजमहल में उनके विवाह से खुशी का वातावरण चारों ओर फैल गया। राजमहल में उत्साह मनाया गया, खुशियां मनाई गई और सभी लोगों ने प्रसन्न होकर शुभकामनाएं दी। और कवित्री आगे कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में आगमन, झांसी में आना किसी वीर गाथा की तरह गौरवपूर्ण था, और वे इतनी तेजस्वी और साहसी थी कि उनका व्यक्तित्व बुंदेलखंड के वीरों की प्रशंसा गाथा जैसा प्रतीत होता था। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा, चित्रा का अर्थ है यहाँ पर महाभारत की राजकुमारी चित्रांगदा। ठीक है। अर्जुन महाभारत के महान योद्धा, भवानी देवी दुर्गा का रूप भवानी, और शिव भगवान शिव। तो कवित्री रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की तुलना पौराणिक कथाओं से करती हैं। पौराणिक कथाओं जैसे चित्रांगदा को अर्जुन जैसे महान वीर पति मिले थे। ठीक है। और भवानी का मिलन किससे हुआ था? शिव से हुआ था। और वैसे ही लक्ष्मीबाई का विवाह भी एक महान और गौरवपूर्ण संबंध था। और इस पंक्ति से रानी के महत्व, तेज और महानता को दर्शाया गया है कि वो कितनी महान थी, कितनी तेजस्वी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। तो ये पंक्तियां दोबारा से दोहराई गई हैं। आगे देखिए, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, उदित हुआ का अर्थ है यहाँ पर प्रकट हुआ, सौभाग्य यानी सुख और शुभ समय, अच्छा समय, मुदित यानी प्रसन्न, उजियाली यानी उजाला या खुशी का वातावरण, काल गति यानी समय का परिवर्तन या भाग्य की चाल कह सकते हैं आप, काली घटा यानी दुख और संकट का समय, घेर लाई चारों ओर फैल गई, कर यानी हाथ। ठीक है। कर का अर्थ है यहाँ पर हाथ, चूड़ियां स्त्रियों के हाथों में पहनने वाला आभूषण। ठीक है। और भाई का अर्थ है यहाँ पर भाई यानी अच्छी लगी,
विधवा, जिसका पति जो है मर गया हो, और विधि का अर्थ है भाग्य या ईश्वर। दया, करुणा या रहम। तो देखिए, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में विवाह के बाद सुख और खुशियों का समय था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरे राजमहल में आनंद और उत्साह का वातावरण फैल गया था। लेकिन यह सुख जो है वो अधिक समय तक नहीं रहा। धीरे धीरे जो दुख और संकट के बादल थे वो रानी के जीवन को घेरने लगे। तो यहाँ पर काली घटा क्या है? दुखों का, आने वाले दुखों का संकेत है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और युद्ध कुशल थी, तीर चलाने में माहिर थी, और जिन हाथों में तीर, कमान और तलवार शोभा देते थे, उन हाथों में साधारण स्त्रियों की तरह चूड़ियां अच्छी नहीं लगती थी। और यह पंक्ति उनकी वीरता को दर्शाती है। ठीक है, झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, और जिससे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो विधवा हो गई। और कवित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि भाग्य ने भी रानी पर दया नहीं की और उन्हें इतना बड़ा दुख जो है वो सहना पड़ा। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान यानी जिसके कोई संतान ना हो। ठीक है, राजा जी यानी झांसी के राजा गंगाधर राव, शोक समानी, शोक समानी यानी गहरे दुख में डूबी हुई। तो कवित्री बताती हैं कि झांसी के राजा यानी बाल गंगाधर राव की मृत्यु बिना संतान के ही हो गई, यानी उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनकी एक संतान हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, और वो दुख जो है वो राजा झेल नहीं पाए और बीमार रहने लगे, और कुछ समय बाद राजा की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यानी राजा जी बिना संतान के ही मर गए। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, और इस घटना से रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही दुखी हो गई, और वे अपने पति की मृत्यु के शोक में, दुख में पूरी तरह से डूब गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डल हो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बुझा दीप झांसी का, यानी कि झांसी के राजा की मृत्यु होना। ठीक है, डलहौजी यानी लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेजी शासक था। हर्षाया यानी प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करना यानी कि राज्य को जबरदस्ती अपने अधिकार में लेना। अवसर मौका। फौरन यानी तुरंत। फौजें यानी सेनाएं। दुर्ग यानी किला। झंडा फहराया यानी अपना अधिकार स्थापित करना। लावारिस जिसका कोई मालिक या उत्तराधिकारी ना हो। वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी और ब्रिटिश राज्य का अर्थ है अंग्रेजी शासन। ठीक है, तो जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई तब अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी बहुत ही खुश हुआ। डलहौजी ने सोचा कि अब झांसी को अंग्रेजी शासन में मिलाने का अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है और उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई और अंग्रेजों ने तुरंत अपनी सेना जो है वो झांसी भेज दी और किले पर अपना झंडा लहरा दिया और इससे उन्होंने झांसी पर अपना कब्जा जताया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अंग्रेजों ने यह बहाना बनाया कि झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए अब उस राज्य पर उनका अधिकार होगा। किसका? अंग्रेजों का। और इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी। अश्रुपूर्ण यानी कि आंसुओं से भरी हुई, बिरानी
सूनी या उजड़ी हुई या वीरान। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने आंसुओं भरी आंखों से देखा कि उनकी जो प्रिय झांसी है वो अब सूनी और वीरान हो गई है, और अंग्रेजों के कब्जे और राजा की मृत्यु के कारण झांसी की जो खुशियां हैं वो समाप्त हो गई हैं, और चारों ओर निराशा और उदासी का वातावरण था। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी अपने उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय का अर्थ क्या है? प्रार्थना और विनती। विकट का अर्थ है कठोर या भयानक। फिरंगी अंग्रेजी विदेशी शासक। माया यानी उनकी चाल, नीति या छल। व्यापारी व्यापार करने वाला। दया चाहता था यानी नम्रता और सहायता मांगता था। पैर पसारे, पैर पसारे यानी अपना अधिकार फैलाया। काया पलट गई काया यानी पूरा रूप ही बदल गया। नवाबों मुस्लिम शासक। ठुकराया यानी अपमानित किया या अधिकार छीन लिया। ठीक है, तो कवित्री कहती हैं कि अंग्रेज बहुत ही कठोर और चालाक थे। वे किसी की भी अनुनय विनय यानी किसी की भी विनती या प्रार्थना नहीं सुनते थे। उनकी नीतियां जो हैं वो छल और स्वार्थ से भरी हुई थी। विकट फिरंगी की माया यानी कि उनकी जो नीतियां हैं वो छल और स्वार्थ से भरी हुई थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, कि जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे तब वे व्यापारियों के रूप में आए थे। कि जब अंग्रेज जो हैं भारत आए थे तो वे व्यापारी बनकर आए थे, और उस समय वे बहुत ही विनम्र बनकर, बहुत ही विनम्रता से बात करते थे भारतीयों से, और भारतीयों से सहयोग और दया की अपेक्षा करते थे, उनसे मदद की उम्मीद करते थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन तेजी से फैलाना शुरू कर दिया, और जो अंग्रेज पहले विनम्र व्यापारी बनकर आए थे अब वे भारत में कब्जा कर बैठ गए, वहां के शासक बन गए थे। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, कि अंग्रेजों ने केवल आम जनता को ही नहीं बल्कि भारत के राजाओं और नवाबों का भी सम्मान नहीं किया, उन्हें भी अपमानित किया। उन्होंने उनके राज्यों और अधिकारों को छीनकर उनका अपमान किया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, दासी यानी सेविका या गुलाम जैसी स्थिति में रहने वाली, महारानी यानी बड़ी रानी या सम्मानित शासक। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि अंग्रेजों ने झांसी की रानी का राज्य जो है वो छीन लिया था, और जो रानी पहले राज्य की स्वामिनी थी उन्हें अब दासी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन वही दासी आगे चलकर इतनी वीर और महान बनी कि सबके लिए महारानी के समान सम्मान्य हो गई, यानी आगे चलकर उन्होंने अपने सम्मान को वापस से पा लिया, सबके लिए सम्मान्य हो गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ छीनी राजधानी का अर्थ है कि राजधानी छीन ली गई। दिल्ली यानी दिल्ली। बातों बात यानी बहुत ही आसानी से, बिना कठिनाई के। कैद यानी बंदी बनाना। घात का अर्थ है यहाँ पर नुकसान या विनाश। बिसात का अर्थ है शक्ति या सामर्थ्य। वज्र निपात, वज्र निपात का अर्थ है बिजली की तरह कठोर आक्रमण या भारी संकट। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली की सत्ता छीन ली और बड़ी चालाकी से लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया और मराठा साम्राज्य के पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया गया था और नागपुर राज्य को भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और इतना ही नहीं, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक जैसे राज्यों की भी कोई शक्ति नहीं बची। सिंध, पंजाब, ब्रह्मदेश यानी बर्मा और म्यांमार पर भी अंग्रेजों का कठोर आक्रमण जो है वो हो चुका था। बंगाले मद्रास की भी तो यही कहानी थी। बंगाले यानी बंगाल। ठीक है, आदि की यानी और अन्य, कहानी स्थिति या दशा, कि केवल कुछ राज्यों की ही नहीं बल्कि बंगाल और मद्रास आदि प्रदेशों की स्थिति भी ऐसी ही थी। अंग्रेजों ने वहां भी अपना अधिकार जमा लिया था और लोगों को भारी कष्ट झेलने पड़े। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगन गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रनिवासों का अर्थ है बच्चों यहाँ पर रानियों के रहने का महल। ठीक है, बेगम यानी नवाब की पत्नी या मुस्लिम रानी कह सकते हैं। गम यानी दुख। बेजार यानी बहुत परेशान। सरेआम यानी खुले रूप से सबके सामने। नीलाम यानी बोली लगाकर बेचना। 9 लाख हार यानी बहुत ही कीमती हार। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन करती हैं। भारतीय रानियां अपने महलों में दुखी होकर रो रही थी, कि जो भारतीय रानियां हैं वो अपने महलों में दुखी होकर रो रही थी और बेगम बहुत दुख से परेशान थी। अंग्रेजों ने उनके गहने और कपड़े तक छीन लिए और उन्हें कलकत्ता के बाजारों में बेच दिया। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार और अंग्रेजों के अखबार खुलेआम इन वस्तुओं की नीलामी का प्रचार करते थे, जैसे नागपुर के जेवर ले लो या गहने खरीदो, लखनऊ के लो 9 लाख हार यानी लखनऊ के 9 लखा हार ले लो। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पर्दे यानी कि स्त्रियों की मर्यादा और सम्मान का प्रतीक। इज्जत यानी सम्मान। देसी का अर्थ है यहाँ पर विदेशी या अंग्रेज। ठीक है, बिकानी थी यानी बिक रही थी, कि भारतीय रानियों और बेगमों की जो इज्जत है जो पर्दे में सुरक्षित मानी जाती थी वह भी विदेशियों यानी अंग्रेजों के हाथों बिक रही थी, जो कि बहुत ही अपमानजनक स्थिति उनके लिए थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान।
नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया का अर्थ है झोपड़ियां। विषम वेदना यानी बहुत बड़ा दुख। आहत अपमान, गहरा अपमान या चोट। पुरखों का अर्थ है पूर्वज, अभिमान, गर्व। सामान का अर्थ है यहाँ युद्ध की तैयारी की वस्तुओं की बात की गई है, ठीक है। रणचंडी यानी युद्ध की देवी या अत्यंत वीर रूप कह सकते हैं। आह्वान यानी बुलावा या पुकार, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि अंग्रेजों के अत्याचारों से गरीबों की झोपड़ियों में बहुत ही दुख था और राजमहलों में अपमान की पीड़ा थी। यानी अंग्रेजों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, न गरीब वर्ग को ना ही अमीर वर्ग राजाओं को, ठीक है। भारतीय सैनिकों के हृदय में अपने वीर पूर्वजों की शौर्य परंपरा का गर्व था और वे अपने देश और सम्मान की रक्षा करना चाहते थे। और नाना साहब वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी कर रहे थे और युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी कर रहे थे। और उनकी बहन समान प्रिय रानी लक्ष्मीबाई यानी छबीली ने युद्ध की देवी रणचंडी के समान वीरता दिखाते हुए युद्ध का खुला आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यज्ञ यानी कि यहाँ किसी महान कार्य या संघर्ष की बात की गई है। प्रारंभ यानी शुरुआत। ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश और यहाँ देशभक्ति की भावना के बारे में बताया गया है, ठीक है। सोई ज्योति, सोई ज्योति यानी मन में दब चुकी देश प्रेम की भावना। और जगानी का अर्थ है जागृत करना या जगाना, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक महान संघर्ष रूपी यज्ञ जो है वो शुरू हो गया था और इस संघर्ष का उद्देश्य लोगों के मन में सोई हुई देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को फिर से जागृत करना था, फिर से जगाना था, उनके अंदर जोश उत्पन्न करना था, ठीक है। अगली पंक्तियां देखिए। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जब्बलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ज्वाला का अर्थ है आग की लपट। चिंगारी क्रांति की शुरुआत, छोटी आग यानी क्रांति की शुरुआत। अंतरतम, अंतरतम का अर्थ है हृदय की गहराई। चेती, चेती का अर्थ है जाग उठी, सचेत हो गई, सावधान हो गई, ठीक है। लपटें आग की तेज लहरें, ठीक है। धूम मचाई यानी बड़ा हंगामा या हलचल पैदा की, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में केवल राजा महाराजा ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी शामिल थे, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के शासन से दुखी थे। इसलिए राजाओं के साथ मिलकर गरीब लोगों ने भी इसमें योगदान दिया और महलों से लेकर झोपड़ियों तक सभी में अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध की जो आग है वो जल उठी थी। और आजादी की यह भावना लोगों के हृदय की गहराई से निकली थी और यह केवल बाहरी विद्रोह नहीं बल्कि उन सच्चे देश प्रेम की आग थी। और झांसी, दिल्ली और लखनऊ जैसे नगर अंग्रेजों के विरुद्ध जाग उठे थे और वहां क्रांति की आग जो है वो फैल चुकी थी। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांतिकारियों ने जोरदार विद्रोह किया और अंग्रेजों में भय
फैला दिया। अंग्रेज जो है उनकी इस क्रांति को देखकर डर गए। जब्बलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो हलचल का अर्थ है आंदोलन, अशांति या गतिविधि। उकसानी यानी भड़काई या प्रेरित की। ठीक है, तो केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि जब्बलपुर और कोल्हापुर जैसे स्थानों में भी क्रांति और विद्रोह की हलचल जो है वो शुरू हो गई थी और लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष जो है वो बढ़ रहा था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर, अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी नाम आए हैं, नाना धुंधुपंत यानी नाना साहब, तात्या यानी तात्या टोपे, अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कंवर सिंह, ठीक है, सैनिक अभिराम, तो ये सभी उस समय के वीर योद्धा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेना नायकों का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि भारत की आजादी के इस महान संघर्ष में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम को महायज्ञ कहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा गया है? महायज्ञ कहा गया है। ठीक है, जिसमें कई वीरवर यानी कई वीर सैनिक जो हैं काम आए, जैसे नाना साहेब हो गया, तात्या टोपे हो गया, अहमदुल्ला शाह हो गए, कंवर सिंह जैसे बुद्धिमान और वीर नेताओं ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके नाम जो हैं वो भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। ठीक है, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन कवित्री इन पंक्तियों में दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जिन वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, अंग्रेजों की दृष्टि में, उनकी नजरों में वही बलिदान क्या था? अपराध था, जुर्म था। जुर्म माना गया उनके इस बलिदान को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने की बजाय उन्हें दोषी और विद्रोही कहा गया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा का अर्थ कहानी या वीर गाथा। ठीक है, वीर कथा। मैदानों यानी कि युद्ध भूमि। मर्दानी, मर्दानी यानी पुरुषों जैसी वीर और साहसी। लेफ्टिनेंट, अंग्रेज सेना का अधिकारी। द्वंद का अर्थ है आमने सामने का युद्ध। ठीक है, और आसमानों में यानी असमान शक्ति वाले योद्धाओं के बीच। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अब अन्य वीरों की कथाएं छोड़कर, कि अन्य वीरों के बारे में बात ना करके अब हम सीधा झांसी के युद्ध क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो वीर पुरुषों की तरह, वीर पुरुषों के बीच पुरुषों जैसी बहादुरी से खड़ी थी। और तभी वहां पर अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना के साथ आ पहुंचते हैं और रानी ने तुरंत तलवार निकाल ली और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। जख्मी यानी कि घायल और हैरानी यानी आश्चर्य। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के साहसी युद्ध से अंग्रेज अधिकारी वॉकर जो है वो घायल होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया
और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय रानी इतनी वीरता और शक्ति से कैसे लड़ सकती है। वो हैरान हो गया रानी की वीरता को देखकर। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी जो है वो सुनी थी कि किस प्रकार वह युद्ध भूमि में मर्दों की तरह, पुरुषों की भांति एक वीर योद्धा की तरह लड़ रही थी, जिस कारण उन्हें यहाँ मर्दानी कहा गया। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। निरंतर का अर्थ है बच्चों यहाँ पर लगातार, भूमि यानी धरती, स्वर्ग सिधार यानी कि मृत्यु हो जाना, यमुना तट यानी यमुना नदी का किनारा, विजयी यानी जीतने वाली, अधिकार कब्जा या नियंत्रण। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई लगातार 100 मील की कठिन यात्रा करके कालपी पहुंची। कालपी एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पर पहुंची और इतनी लंबी यात्रा के कारण उनका जो घोड़ा है वो थक कर भूमि पर, जमीन पर गिर गया और मर गया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे अंग्रेजों ने फिर रानी से युद्ध किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खाई रानी से हार यानी उन्हें, अंग्रेजों को फिर से रानी से हारना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। विजयी रानी आगे चल दी और विजय प्राप्त करके रानी आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब मित्र का अर्थ है साथी और सिंधिया यानी ग्वालियर के राजा का नाम है, ठीक है। सिंधिया क्या है? ग्वालियर के राजा का नाम। अब ग्वालियर पर रानी ने अधिकार कर लिया, ठीक है। राजधानी राज्य का मुख्य नगर, छोड़ी यानी कि त्याग दी, छोड़कर चले गए। अब ग्वालियर के जो शासक हैं यानी सिंधिया, वो अंग्रेजों के मित्र थे, ठीक है। तो जब रानी लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, तब जो सिंधिया राजा है ग्वालियर का, वो डर कर, अपनी जान बचाकर, अपनी राजधानी छोड़कर वहां से भाग निकला। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अगली पंक्तियां देखिए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूमरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो विजय का अर्थ है जीत। घिर आई यानी चारों ओर से आ पहुंची। सन्मुख यानी सामने। मुंह की खाई यानी हार का सामना करा। सखियां यानी सहेलियां। युद्ध क्षेत्र यानी रणभूमि। मार मचाई यानी भारी विनाश किया। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को विजय तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने फिर से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, कि अब की बार उनके सामने कौन था? अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ। पर उसे भी हार का सामना करना पड़ा, कि उसे भी रानी लक्ष्मीबाई से हारना पड़ा। और रानी की सखियां, उनकी जो सहेलियां थी काना और मंदरा, वो उनके साथ, रानी के साथ युद्ध भूमि में थी
और उन दोनों ने भी बड़ी वीरता से युद्ध किया और शत्रुओं में भारी हानि पहुंचाई। पर पीछे ह्यूमरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ह्यूमरोज का अर्थ है अंग्रेज सेनापति का नाम। घिरी यानी चारों ओर से घेर ली गई। हाय यानी दुख या चिंता प्रकट करने वाला शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, तभी पीछे से अंग्रेज सेनापति ह्यूमरोज अपनी सेना लेकर आ पहुंचा और अब रानी चारों ओर से अंग्रेजों की सेना से घिर गई थी और यह स्थिति बहुत कठिन और दुखद थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मार काट कर का अर्थ है यहाँ पर वीरता से लड़ते हुए। सैन्य यानी सेना, विषम यानी कठिन, अपार यानी बहुत बड़ा, अड़ा रुक गया या आगे ना बढ़ सका, सवार घोड़े पर बैठे सैनिक, शत्रु यानी दुश्मन, बहुतेरे यानी बहुत अधिक। ठीक है, और वार का अर्थ है हमला। तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने चारों ओर से घिरी होने पर भी बहादुरी से लड़ते हुए अंग्रेजों की सेना को चीर कर आगे बढ़ने में सफलता पा ली, लेकिन रास्ते में एक बड़ा नाला आ गया। उनके रास्ते में एक बड़ा नाला आ गया जो उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई बन गया। यह संकट विषम अपार, और यही नाला जो है उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई बन गया। और उनका घोड़ा जो है वो नया था, पहले वाला घोड़ा उनका मर गया था और जो घोड़ा अब था उनके पास वो उनके लिए नया था और वो इतना निपुण नहीं था। वह नाले को पार करने में अड़ गया, यानी वहीं पर रुक गया, उस नाले को पार नहीं कर पाया। तभी अंग्रेज सैनिक वहां आ पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे, बहुत अधिक थे, इसलिए उन पर लगातार वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। घायल यानी जख्मी होकर, सिंहनी यानी शेरनी। ठीक है, तो यहाँ वीर और साहसी स्त्री के लिए प्रयोग किया गया शब्द है सिंहनी। वीर गति यानी युद्ध भूमि में वीरों की तरह मृत्यु प्राप्त करना। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की तुलना एक वीर सिंहनी से करती हैं कि वो एक शेरनी की तरह थी, वीर शेरनी की तरह, और युद्ध करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी और अंत में उन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते वीरों जैसी मृत्यु प्राप्त की। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिधार का अर्थ है स्वर्ग सिधारना या मृत्यु हो जाना। चिता यानी अंतिम संस्कार की अग्नि, दिव्य यानी अलौकिक या महान, तेज यानी ओज या वीरता या चमक। अधिकार का अर्थ है, अधिकारी का अर्थ है यहाँ पर कि अधिकार रखने वाली। मनुज मनुष्य, अवतारी
ईश्वर के अवतार के समान। स्वतंत्रता नारी यानी स्वतंत्रता की प्रतीक, वीर महिला। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वीर गति प्राप्त कर स्वर्ग सिधार गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी जो चिता है वही उनकी दिव्य सवारी बन गई। और उनका तेज और साहस इतना महान था कि वे स्वयं तेजस्विता की सच्ची अधिकारिणी थी, यानी उस तेज पर उनका ही अधिकार था। और उनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। उनकी आयु केवल कितनी थी? 23 वर्ष थी। फिर भी वे साधारण मनुष्य जैसी नहीं थी। वो साधारण मनुष्य जैसी नहीं थी, बल्कि किसी अवतार जैसी महान प्रतीत होती थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, और वे मानो भारतीयों में स्वतंत्रता की चेतना जगाने के लिए ही जन्मी थी। कहने का अर्थ है कि भारतवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए, चेतना को जगाने के लिए ही उनका जन्म हुआ हो। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पथ यानी कि रास्ता या मार्ग, सीख यानी शिक्षा या प्रेरणा, सिखानी थी यानी जो शिक्षा देना चाहती थी। कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन और बलिदान से देशवासियों को सही मार्ग दिखाया, और उन्होंने लोगों को साहस, देशभक्ति, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय मिटा देंगे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कृतज्ञ का अर्थ है एहसान मानने वाला या आभारी, आभार व्यक्त करना। ठीक है, बलिदान, देश के लिए प्राणों का त्याग, अविनाशी जो कभी नष्ट ना हो, अविनाशी जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो। ठीक है, फांसी यानी यहाँ सच्चाई को दबाने या समाप्त करने का भाव है। ठीक है, मदमाती विजय, मदमाती विजय का अर्थ है घमंड से भरी जीत। गोलों यानी तोप के गोले। इन पंक्तियों में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहती हैं कि भारतवासी हमेशा उन्हें कृतज्ञता और सम्मान के साथ याद रखेंगे, यानी जो भारतवासी हैं वो हमेशा उनके आभारी रहेंगे, और उनका बलिदान लोगों के मन में स्वतंत्रता की अमर भावना जगाता रहेगा, कि उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और उनका ये बलिदान हमेशा लोगों के मन में स्वतंत्रता की अमर भावना जो है जगाता रहेगा। चाहे इतिहास कुछ समय के लिए मौन हो जाए या सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाए, और चाहे अंग्रेज तोपों से झांसी को नष्ट कर दें, मिटा दें, फिर भी रानी की वीरता और बलिदान को मिटाया नहीं जा सकता। कि रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्मारक यानी कि यादगार, किसी की स्मृति में, किसी की याद में बनाई गई वस्तु। अमिट यानी जो कभी मिट ना सके, निशानी पहचान या यादगार। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को याद करने के लिए किसी अलग स्मारक की आवश्यकता नहीं है। उनका जो वीर जीवन है, उनका साहस और बलिदान ही उनका सबसे बड़ा स्मारक है। कि रानी लक्ष्मीबाई को याद करने के लिए उनकी कोई मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, उनका कोई स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि
उनके जीवन में उन्होंने जो वीरता दिखाई है, जो बलिदान दिया है, जिस वीरता से उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है, वही उनका सबसे बड़ा स्मारक है। और वे स्वयं ऐसी अमर पहचान बन गई हैं जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, ना ही भुलाया जा सकता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और कवित्री कहती हैं कि उन्होंने झांसी की रानी की वीरता की कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी, और ये लोक गायक वीरों की गाथाएं गाकर लोगों में उत्साह भरते थे, जोश भरते थे। और हरबोला बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाले लोक गायकों का एक समुदाय है, समूह है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण गाथा को अपने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और अंतिम पंक्तियों में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बहादुरी से युद्ध किया और वे किसी वीर पुरुष की तरह साहस और शक्ति के साथ लड़ी, इसलिए कवित्री ने उन्हें यहाँ मर्दानी कहा है। तो बच्चों, इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से हमें देशभक्ति, साहस और विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर अन्याय का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। और यह कविता हमें सिखाती है कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा और आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आशा करती हूँ आपको भी इस कविता से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है वो जागृत हुई होगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।